हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम बात करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स से रिलेटेड डिस्कशन जो है हमारा स्टार्ट होगा। लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल नंबर्स और उनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में बात करी थी और अभी हम इर्रेशनल नंबर्स की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स की बात करें तो अगर देखा जाए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। सिंपल सी बात है कि जो भी कुछ रैशनल नहीं है वो सभी आपके कैसे नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। सीधी सीधी बात, ठीक है। लेकिन इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि हम ऐसे नंबर्स को जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहां p आपका एक इंटीजर हो, q आपका एक इंटीजर हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स के लिए हमने एग्जांपल्स की बात करी थी कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इस चीज को आप चाहें तो लिख सकते हैं। और दूसरी एक और चीज आप लिख सकते हैं कि ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ऑल दोज नंबर्स which cannot be expressed as p/q where p and q belongs to integer are called irrational numbers, ठीक है। So for example it was √2, √3, है ना, 4th root of 17 suppose, similarly 5 raised to power 1/3, है ना। पाई की बात करी थी हमने, e की बात करी थी। So these are some irrational quantities। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर्स हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी अच्छी सी चीज बता देता हूं कि जब भी कभी आप √2 की बात करते हो ना, √2 छोड़ो, मैं तो कहता हूं √4 की बात करते हो आप, है ना। तो √4 की जब आप बात करते हो तो √4 सिर्फ +2 होता है, -2 नहीं होता। कई लोगों को अब इसमें दिक्कत आ जाएगी, आप कहोगे कि √4 तो +-2 होता है। अगर ऐसा है तो फिर x² = 4 के आपके पास सोल्यूशन बता दो, आप +2 कहोगे, -2 कहोगे ही नहीं, है ना भाई। अगर आप कहते मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि √4 इज ओनली 2, इट इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। मैंने क्या बोला कि √4 इज ओनली +2, इट इज नॉट इक्वल टू -2। तो आप कहोगे कि ठीक है, x² = 4 के सोल्यूशंस बता दो फिर मुझे, ठीक है। तो तब मैं कहूंगा कि इट इज +2 एज वेल एज -2, बिकॉज दोनों में डिफरेंस है। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर्स के जो हम स्टडी करने वाले हैं उससे अलग हट करके देखिएगा, बट अंडर रूट का चूंकि साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, √4 अगर कहा जाए तो दिस इज ओनली इक्वल टू 2, बिकॉज अंडर रूट के अंदर, ठीक है, जब आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हो तो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी आपकी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज चीजें इमेजिनरी हो जाएंगी। अंडर रूट ऑफ -4 वो तो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई रियल क्वांटिटी है ही नहीं जिसका स्क्वायर -4 आ जाए, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर कैसी क्वांटिटी जाती है हमारी? या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा ही कुछ होगा। और आउटकम उसका कैसा आएगा? आउटकम भी उसका, अगर अंडर रूट के अंदर 0 है तो आउटकम 0, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर कोई अदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो अंडर रूट का आउटकम हमेशा नॉन निगेटिव होता है। अंडर रूट का आउटकम कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता। अंडर रूट का आउटकम नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव कहने का क्या मतलब हुआ? या तो मतलब निगेटिव नहीं है, और निगेटिव नहीं है दैट मींस या तो 0 है या तो पॉजिटिव है। तो अंडर रूट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज 0 और समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। इट कैन नॉट बी निगेटिव। तो अंडर रूट 4 इज 2। फिर अब बात आती है कि x² = 4 के साथ फिर क्या चक्कर होता है कि वहां +-2 आ जाता है, ठीक है। तो x² = 4 के साथ x = अगर आप √4 लिखते हो तो दिस इज रॉन्ग, ये आपका बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। x = √4 नहीं होता, x = होता है +-√4, ठीक है। x = आपका आता है +-√4 और दैट मींस कि आपके x की वैल्यू होती है +-2, आपके x की वैल्यू होती है +-2।
इसमें प्लस माइनस आने में रूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, रूट ने बस सिर्फ क्या दिया आपको पॉजिटिव क्वांटिटी दी, लेकिन ये प्लस माइनस पहले से लगा हुआ था, इस वजह से आपके पास आ गया +2 और -2। तो सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि अगर √4 दिया है तो उसका आउटकम आपको क्या लिखना है, उसका आउटकम आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अंडर रूट का आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता है। अंडर रूट का आउटकम 0 हो सकता है अगर अंडर रूट के अंदर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप मार्क करके लिख लो कि अंडर रूट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग कह लो। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं। ठीक है, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हमेशा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इसको याद रख लो। आउटकम ऑफ एनी अंडर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, या तो वैल्यू 0 आएगी या तो वहां पे वैल्यू कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को स्टार्ट करने के पहले हमने अंडर रूट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया कि अंडर रूट हमारा हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, या फिर हमारे पास कुछ भी 0 वगैरह यही केवल वहां पे अटेन किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे आप कहेंगे कि प्लस माइनस क्यों आ गया, तो उसको भी चाहें तो आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कि आप x² - 4 इधर लेकर के आते है ना, यहां से आप इसको ऐसे लेकर के आते, तो अब इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता x+2 और एक होता x-2। और ये बेसिकली क्यों हुए, इसका मतलब क्या है कि हमने यहां पे लिख दिया x + √4 और एक बार हमने इसका फैक्टर किया x - √4। ठीक है, और इस वजह से ये +2 और -2 दोनों हमारे पास सॉल्यूशंस आने लग गए। x² - a² के फैक्टर्स हमने किए, x + a और x - a का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, एंड दैट वे वी विल गेट ± √4। ठीक है, तो अंडर रूट ने हमेशा पॉजिटिव ही दिया था, अंडर रूट ने कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देनी है। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट एक छोटा सा और भी पड़ता है, जैसे अंडर रूट ऑफ x² है ना, ठीक है, तो ये x के बराबर नहीं होगा, ये आपका स्टेटमेंट गलत है भैया। अंडर रूट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू x। ठीक है, अब क्यों, अगर मैं x को 5 रखता हूं तब तो ठीक है, बात सही लगेगी, लेकिन अगर मान लो मैंने यहां पे किसी ने मना तो मुझे किया नहीं, x की वैल्यू अगर मैंने -5 रख दी सपोज, ठीक है, और मैं इसको चेक करने जाता हूं, तो मेरे पास सिचुएशन क्या बनेगी, -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो अंडर रूट ऑफ 25, ये तो +5 होना चाहिए था ना, अभी मैंने बोला कि आउटकम हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू तो आउटकम आ ही नहीं सकती है। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ x² आपका x के बराबर हो ही नहीं सकता। अंडर रूट ऑफ x² आपका x के बराबर नहीं हो सकता। कब हो सकता है, अगर ये -5 की जगह मैंने x को +5 लिया होता, तब जरूर बन जाता काम, तब ये हो जाता अंडर रूट ओवर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। भाई x की जगह आपने 5 रखना था, तो 5 का स्क्वायर इधर और इधर 5, ये आ जाता काम। लेकिन यहां पे दिक्कत हो गई, x की जब मैंने नेगेटिव वैल्यू रखी तो पता चला नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, जबकि ये बात बिल्कुल सही है। अब इन दोनों बातों को हम क्लब कैसे करें, ठीक है, कुछ तो लिखना पड़ेगा अंडर रूट का ऑफ x², तो हम कैसे क्लब करके लिख सकते हैं, आप देखो, आप कह सकते हो कि अंडर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू mod x। कई लोगों को मॉड के बारे में हो सकता है इंफॉर्मेशन होगी, कम से कम इतना तो अभी पता कर लीजिए, सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि मॉड क्या होता है। मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जाती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी एज इट इज बाहर निकल आएगी, और अगर कोई अंदर में निगेटिव क्वांटिटी जाती है तो वो भी पॉजिटिव होकर के बाहर निकल आएगी। मतलब कि अगर मैं यहां पे अब मैं x की जगह -5 रखता हूं, तो यहां -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं कहूंगा यहां पे मॉड ऑफ -5। और मॉड के अंदर हमने क्या कहा कि मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जाती है तो वो एज इट इज बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर निगेटिव क्वांटिटी अंदर मॉड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी है तो वो भी पॉजिटिव होकर के बाहर निकलती है। तो यहां पे एनीवे आपको +5 ही मिलने वाला है। ठीक है,
और अगर आपने x की जगह पे +5 रखा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, मॉड के अंदर आपका पहले ही से +5 जाएगा और मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो आउटकम भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो √(x²) इक्वल टू mod x, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या चीजें यहां पे हमने सीखी, हमने सबसे पहले इनरेशनल नंबर शुरू नहीं किए हैं, अभी हमने इनरेशनल नंबर की बस डेफिनेशन और एग्जांपल लिख करके छोड़ रखा है। और बाकी हमने क्या किया है, हमने कहा है कि अंडर रूट पे पहले हमने बता दिया कि अंडर रूट हमारा हमेशा उसके अंदर कुछ पॉजिटिव लिखा होगा, ठीक है, या फिर 0 लिखा होगा, और आउटकम क्या आएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। अंडर रूट का आउटकम नेगेटिव नहीं हो सकता, फर्स्ट फैक्ट। इसको हमने समझ लिया कि यहां पे x² इक्वल टू 4 से +-2 आता है, लेकिन वो रूट की वजह से नहीं आता है। अगर हम x इक्वल टू √4 लिखते हैं सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है, इस तरीके से दो फैक्टर्स हो रहे हैं और वहां से x की दो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं, +-√4 विच इज इन फैक्ट क्रिएटिंग +2 एंड -2। अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0। फिर हमने कहा कि इससे इंपैक्ट ये भी हुआ कि √(x²) हमारा x के बराबर नहीं होगा। x की जगह अगर आप -5 रखते हो तो ये आपका -5 देने लगेगा, ये वाला जो अगर हम कंसीडर करते हैं √(x² इक्वल टू x, लेकिन वो बात गलत है। ठीक है, तो इस बात को हमने कैसे इनकलकेट किया, हमने कहा कि अगर √(x² है तो इसका आउटकम आएगा आपका mod x के बराबर। x की जगह आप +5 रखो, -5 रखो, दोनों ही सिचुएशंस में आपके पास वैल्यू क्या निकल करके आएगी, +5 ही निकल करके आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपका √(x² की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आप अगर कहें कि ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है, बट फिर भी थोड़ा डिटेल में आप काफी बाद में शायद नेक्स्ट 10th के जब आप वीडियोस देखोगे वहां पे आप इसको समझ सकते हो। बट अभी के लिए हमने थोड़ा सा कहा कि √(x² अगर mod x के बराबर है तो सेम वे में हम बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पे x² + 2x + 1 मान लो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, √(x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। ठीक है, और इसके फैक्टर्स क्या, मतलब इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम x + 1 नहीं होगा। ठीक है, इसका आउटकम होगा mod of x + 1। ठीक है, बस ऐसा ही। ठीक है, तो इतनी बात बस हमें केवल समझनी थी यहाँ पे कि √, खैर ये भी अभी कई लोगों को अगर फैक्टराइजेशन वगैरह का नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इसको समझ लीजिए केवल कि √(x² आपका x नहीं होता, √(x² आपका mod x होता है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट डिस्कशन अपना बढ़ाते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स में ही डिस्कस करते टाइम पे हमने बोल दिया था कि इर्रेशनल नंबर्स में एक पर्टिकुलर टाइप के डेसिमल्स आते हैं। कौन से डेसिमल्स होते हैं वो, ऐसे डेसिमल्स जो कि ना तो टर्मिनेट होते हो और ना ही उसमें कुछ रेकरिंग हो। ठीक है, तो आपके पास इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में कौन आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है, जिसमें कुछ बार लगाने वाली भी सिचुएशन ना हो और जिसमें कुछ एंड होने वाली भी सिचुएशन ना हो। तो अगर ऐसे कोई डेसिमल नंबर्स हैं जो आपके ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही उनमें कुछ रिपीटिशन होता है, दे आर एक्चुअली फॉल इनटू इर्रेशनल नंबर कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि आप रैंडमली कुछ भी लिख लो, सपोज 1.1378925 ऐसा करके कुछ लिखते जाओ। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है, ना ही ये एंड हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा नंबर हो, पाई के साथ भी यही दिक्कत है, पाई के साथ वो 3.142857 पता नहीं कुछ आगे आगे कुछ आता रहता है अपना अलग अलग। ठीक है, तो वहां पे भी हमारे पास यही दिक्कत होती है। आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरीके का ही होता है पाई, बट 3.142 शायद है, उसके बाद की चीजें क्या है नहीं मुझे याद, बट आगे की चीजें कुछ ऐसी ही हैं जो कि कुछ ना तो पैटर्न बनाती हैं और ना ही वो एंड होती हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स में ये भी आपका आ जाता है। ई के साथ मैंने बताया था कि ई इज ऑल्सो अ नंबर जिसका आपको अप्रोक्सीमेशन पता होना चाहिए। जैसे पाई का आपको पता होता है कि पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7। सिमिलरली ई इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर विच इज कंसिडर्ड समथिंग अराउंड 2.70 और 2.71। ठीक है, तो ये आपका ई के लिए अप्रोक्सीमेशन होता है, ई इज अप्रोक्सीमेटली 2.71 कह लो बल्कि। ठीक है,
तो ये जो नॉन रेकरिंग डेसिमल्स अगर आपको कहीं भी इस तरीके के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग दिखते हैं तो फिर आपका वो इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में चले गए। इसके अलावा आपके पास कुछ रूट वगैरह के टर्म्स में अगर देखे जाए तो √5 लिखा हुआ है ना, जिसको आप निकाल करके कुछ सिंपल सा नहीं बता सकते हो, तो वहां पे दिक्कत है। जो क्वांटिटी एक तरीके से एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर आप ऐसे कह लो 2 + √3 लिखा हुआ है और उसका अंडर रूट कर दिया गया, ये भी एक इर्रेशनल क्वांटिटी है। इर्रेशनल तो आपका ये भी है, इर्रेशनल आपका ये भी है, क्योंकि अगर 2 में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन √3 जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी समथिंग अराउंड नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट समथिंग कैन बी अप्रोक्सीमेशन। अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेशन आपका 3.732 ऐसे करके कुछ आता रहेगा, है ना। √3 की वैल्यू अराउंड होती है आपका, जो हम अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं 1.732, ठीक है। √2 की भी वैल्यू आप देख लो एक बार को, इसका अप्रोक्सीमेशन होता है 1.414, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर कह देंगे तब तो ये रैशनल हो जाएगा, बिकॉज ये टर्मिनेट हो गया डेसिमल्स, ठीक है। √5 भी आप देख लो एक बार को, √5 आपका होता है कुछ 2.236 ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशंस होते हैं जो आपको थोड़े यूजफुल रहते हैं, इनको अगर आप याद रखें बेहतर रहेगा, अभी से याद रखें क्योंकि आगे चल के याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी जो है इर्रेशनल की कैटेगरी में आती हैं। इसी तरीके से आप कह लो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 7 4th रूट और उसका भी मान लो 3rd रूट, ठीक है, क्यूब रूट मतलब 7 एक तरीके से 1/4 और उसका भी क्यूब रूट, तो ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी, इर्रेशनल क्वांटिटी ही कहलाएगी, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टाइप का सिचुएशन बनता है कि इर्रेशनैलिटी का प्रूफ, ठीक है, कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि √5 हमारा इर्रेशनल है, ठीक है, 2 ये क्वांटिटी इर्रेशनल है, ये क्वांटिटी इर्रेशनल है, ठीक है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो एक तो चीज हो गई कि भाई आप ऐसे डेसिमल में निकाल करके दिखाओ कि ना तो कोई टर्मिनेशन है ना ही कोई रिपीटिशन है, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या है वो मेथड, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी, क्या कहा था मैंने, एक कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर उसको बोले तो उसको कहते हैं विरोधाभास। मतलब दो ऐसी चीजें जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, एक दूसरे को काटती हो एक तरीके से, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाए, तो वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज का और इस सेंस में क्या मीनिंग है उसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल क्वांटिटी, ठीक है, इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपने क्या करना है, आपको क्या करना था, एक तरीके से क्वेश्चन है आपका, √2 मतलब प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आप रेदर देन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। रेदर देन ये सोचने के कि इर्रेशनल नंबर है, आप ये ट्राई करो, ठीक है, आप पहले एज्यूम कर लो, ठीक है, आप एज्यूम कर लो कि नहीं भाई √2 उल्टा रैशनल नंबर है, उल्टा मानना है तुम्हें, एज्यूम करना है कि √2 एक रैशनल नंबर है, और फिर उसको प्रोसेस करके ऐसे फॉर्म में ले आकर के छोड़ना है जहां पे तुम्हें समझ में आए कि ये एजम्पशन जो था हमारा रॉन्ग था। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि पहले आपको जो प्रूफ करना है उसको नहीं, उसके उल्टा वाला आप एज्यूम कर लो, और फिर उसको प्रोसेस करते हुए एक ऐसी सिचुएशन में ले आओ जो आपके फंडामेंटल्स जो है मैथमेटिक्स के उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, ठीक है। फिर आप कहोगे इसका मतलब कि जो हमने ओरिजिनली एज्यूम कर रखी थी बात वो गलत थी, क्योंकि वो फंडामेंटल्स मैथ्स के तो रॉन्ग नहीं हो सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या कहा मैंने। हमें क्या करना है, हमें जो हमने प्रूव करना है उसका उल्टा एज्यूम करना है, और फिर हमें उसको प्रोसेस करके एक ऐसी कंडीशन में लेकर के आना है जहां पे इन ऑर्डर टू मेक दोज एजम्पशंस ट्रू आपको कुछ फंडामेंटल्स मैथ्स के जो हैं वो ट्वीक करने पड़ जाएं, ठीक है। तो फंडामेंटल्स तो ट्वीक नहीं होंगे, इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। कैसे करेंगे इस सिनेरियो में, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली चीज यही है एक तरीके से सोल्यूशन की, कि एज्यूम √2 is a rational number,
ठीक है, हमने क्या करना है, एज्यूम करना है कि √2 आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका मेथड जो है ये आगे भी काम आता है। ये इवन आपको जब आप IIT वगैरह की प्रिपरेशन भी करते हो तो उस टाइम पे भी आपका ये मेथड काम में आता है कि आपको कई बार कुछ प्रूफ्स के लिए या फिर कई बार कुछ चीज़ों तक पहुंचने के लिए जो ले आना है उसके जस्ट अपोजिट आपको कुछ एज्यूम करके चलना पड़ता है और फिर आपको दिखाना पड़ता है कि ये बात सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एज्यूम कर लिया इसका कॉन्ट्राडिक्टरी। हमने कहा कि √2 आपका रैशनल नंबर है। अगर आपका √2 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि √2 शुड बी समथिंग इन फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब ये हुआ कि √2 आपका p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p and q belongs to integer and q is not equal to 0। ठीक है, q आपका 0 नहीं है, p q आपके इंटीजर्स हैं। ऐसे कोई p और q एग्जिस्ट करते ही होंगे अगर ये क्वांटिटी आपकी एक रैशनल नंबर है तो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपने कहा कि चलो अब आगे क्या किया जाए। अच्छा, अब p और q अगर आपके इंटीजर हैं तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि p और q आप सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब हुआ कि p एंड q, ठीक है, उन दोनों एक दूसरे की को प्राइम हो। टर्म हमने आपको बताई थी को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता था, दोनों का HCF 1 होना चाहिए, मतलब फर्दर सिंप्लीफाई ना किया जा सके, p/q आपका फिक्स रहे। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, where pq belongs to integer, q is not equal to 0 and साथ में आप कह सकते हो कि p and q are co-prime। ठीक है, को-प्राइम मैंने पहले भी टर्म बताई है आपको, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि को-प्राइम का मतलब होता है अगर दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका HCF 1 आता है तो p और q आपस में को-प्राइम कहलाते हैं। और इस सेंस में मतलब हुआ कि p और q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इट इज नॉट 2/4, इट इज ऑलरेडी 1/2 एक तरीके से, सबसे सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो √2 अगर आपका p/q है तो आप यहां पे क्या कह सकते हो कि इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोनों साइड तो p²/q² इज इक्वल टू 2 और दैट मीन्स कि p² इज इक्वल टू 2q²। सही है इतनी बात? मैंने क्या कहा कि √2 को अगर हम p/q कंसीडर कर सकते हैं तो दैट मीन्स p² शुड बी इक्वल टू 2q²। अब p² और 2q² अगर बराबर हैं तो इसका मीनिंग क्या है, ये समझने की कोशिश करें और यहीं पे हम ट्राई करेंगे कि ये चीज प्रूव हो जाए कि हमारा ओरिजिनल एजम्पशन रॉन्ग है। हमने एज्यूम किया ये कि √2 को p/q के तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और फिर हमने कहा कि इसके लिए p² इक्वल टू 2q² होना चाहिए। अब आप देखो एक चीज कि अगर आपका p² 2 से डिविजिबल है ना, इसको कहने का मतलब क्या हुआ भाई, ये p अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब p² आपका 2 से डिविजिबल है। सही है बात, p² आपका 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ये बात ट्रू है तो ये इंटीजर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि p² इज डिविजिबल बाई 2 कह सकता हूं यहां से, p² इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग इंटीजर, यही लिखा है ना, तो इसका मतलब आपका p² कैसा है, 2 से डिविजिबल है। तो हमने कहा कि दिस सजेस्ट्स, ठीक है, एक तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो इट सजेस्ट्स p² इज डिविजिबल बाई 2। p² आपका कैसा है, 2 से डिविजिबल है ना। अब p² अगर आपका 2 से डिविजिबल है तो अब आप सोचो जरा कि p भी 2 से डिविजिबल होगा। सही है इतनी बात, p आपका कैसा होगा, 2 से डिविजिबल होगा ना। p² में 2 का फैक्टर है तो p में भी 2 का फैक्टर होगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कहें कि 7² इज डिविजिबल बाई 2, नहीं हो सकता क्योंकि 7 आपका 2 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, 4² इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज 4 वॉज डिविजिबल बाई 2, है ना। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, p² अगर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो p भी जो रहा होगा वो कैसा रहा होगा, 2 से डिविजिबल रहा होगा ना। भाई ये लिखा क्या है, p इंटू p, यही लिखा है ना, तो p में 2 का फैक्टर तो होना चाहिए तभी तो ये डिविजिबल हुआ 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, p इज डिविजिबल बाई 2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर p मेरा 2 से डिविजिबल है तो आई कैन कंसीडर
p एज सम 2 लैम्डा, p अगर 2 से डिविजिबल है तो p को 2 लैम्डा माना जा सकता है, ठीक है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, लैम्डा को इंटीजर होना चाहिए। सही है इतनी बात भाई? अगर p 2 से डिविजिबल है तो p को 2 लैम्डा मान सकते हो ना, जहां की लैम्डा तुम्हारा कैसा है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, तो p इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब p अगर 2 लैम्डा हुआ तो फिर से वापस इस पे जाओ, ये आपका इक्वेशन 1 मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। अब अगर आपका p 2 लैम्डा टाइप का है तो फिर से आप एक बार यहां पे जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, p स्क्वायर इज 2 लैम्डा होल स्क्वायर, ठीक है, p की जगह आपने 2 लैम्डा रख दिया, इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसका मतलब क्या आया कि 2 लैम्डा स्क्वायर, ये 4 लैम्डा स्क्वायर होगा, इस 2 से 1 कट जाएगा, इज इक्वल टू q स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब मुझे क्या पता चला कि q स्क्वायर आपका क्या है, 2 लैम्डा स्क्वायर है ना, ठीक है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर, भाई लैम्डा इंटीजर था तो लैम्डा स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर, विच मींस कि q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहां पे मैं कह सकता हूं, इट सजेस्ट्स q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ये आपका 2 से डिविजिबल है। अगर आपका q स्क्वायर 2 से डिविजिबल हुआ, q स्क्वायर अगर आपका 2 से डिविजिबल हुआ, तो जैसे यहां पे मैंने कहा कि अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो p भी डिविजिबल होगा 2 से। सेम वे आप कह सकते हो कि q स्क्वायर अगर आपका 2 से डिविजिबल है तो इट मींस कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो q आपका 2 से डिविजिबल होगा। अब इससे बात क्या बन गई, इससे बात ये बन गई कि p आपने पहले ही कहा कि ये डिविजिबल है 2 से, आपने कहा q भी डिविजिबल है 2 से, ठीक है, तो p और q आपके दोनों ही 2 से डिविजिबल हो गए, ठीक है, p भी आपका डिविजिबल है 2 से, q भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो आपने कह दिया कि p और q दोनों अगर डिविजिबल है 2 से तो HCF ऑफ PQ इज 2, कम से कम 2 तो होगा, 2 का कोई मल्टीपल हो जाए वो बात ठीक है, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि p और q दोनों अभी 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन में है, और अगर 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन में है तो p और q आपके को प्राइम नहीं हो सकते। चलिए मैं इसको HCF नहीं लिखता, बट मैं ये लिख देता हूं कॉमन, मतलब 2 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ p एंड q, ठीक है, 2 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ p एंड q, ये बोल सकता हूं, HCF नहीं तो ये कम से कम मल्टीपल ऑफ p एंड q। तो 2 जो है आपका p और q दोनों का कॉमन मल्टीपल है, दोनों 2 से डिविजिबल होंगे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, जबकि हमने यहां पे क्या कह रखा था, p एंड q आर को प्राइम। तो जो हमने ओरिजिनली एज्यूम किया था ये बात यहां पे आकर के कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। हम ये लेकर के चले थे और प्रोसेस करते करते हमें पता चल रहा है कि 2 कॉमन मल्टीपल है p और q का, तो जो हमने यहां पे एज्यूम कर रखा है, ये पूरी स्टेटमेंट जो आपने एज्यूम कर रखी है, इसका मतलब वो रॉन्ग है, ठीक है। तो √2 को p बाई q के तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये बात सिर्फ इस पे नहीं रुकेगी कि p एंड q आर नॉट को प्राइम, नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने एज्यूम कर रखी थी बात, ये बात गलत हो गई। हमने एक थॉट लेकर के चलना शुरू किया और हमें पता चला कि जो हमारा ओरिजिनल थॉट था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल एजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो यहां पे आप आगे लिख सकते हो कि 2 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ p एंड q विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, इस चीज को आप लिख लो आगे, ठीक है, एक बार इसको आप पॉज करके वीडियो पहले आराम से इसको लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। तो एक बार इतना आप लिख लो, अब मैं आगे की चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स 2 is common multiple of p and q which contradicts our original assumption that p and q are co-prime, which means our assumption that √2 is a rational number is wrong, ठीक है। 2 is a common multiple of p and q which contradicts our assumption that p and q are co-prime. In turn, our assumption that √2 is a rational number is also wrong. तो this way we can prove कि √2 आपका irrational number होगा, ठीक है। तो हमने ये नहीं कभी प्रूव किया कि √2 इरेशनल है, हमने हमेशा ये प्रूव किया यहां पे कि √2 रैशनल नहीं है, ठीक है।
तो इसको हमने इस तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू किया और लास्ट में हमें पता चलता है कि आपका कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी हमने ओरिजिनली एज्यूम किया था उसको कुछ हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब है कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपका इस तरीके से वर्क करता है और रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, कुछ भी हो, आप सेम वे में प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी है। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स ऐसे रिलेटेड देखते हैं। नेक्स्ट अपन केस देखते हैं, 3 माइनस रूट 5 को प्रूव करना है इर्रेशनल है। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इसका प्रोसेस, कॉन्ट्राडिक्शन ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां पे इस तरीके के केसेस को आप कैसे प्रोसेस करोगे, तो आप देखो 3 माइनस रूट 5 के बारे में कहा गया कि ये क्वांटिटी आपकी इर्रेशनल है। तो आपको क्या एज्यूम करना होगा कॉन्ट्राडिक्शन में कि 3 माइनस रूट 5 इज अ रैशनल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने एक एज्यूम कर लिया। ठीक है, कि एज्यूम 3 माइनस रूट 5 इज रैशनल। अब रैशनल जैसे ही हमने एज्यूम किया वैसे ही हमारे पास आ गया कि 3 माइनस रूट 5 शुड बी रिटन एज p by q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0 and p q are co-prime। ठीक है, 3 माइनस रूट 5 आपका p by q के बराबर है। p और q आपके इंटीजर्स हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, q को मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मेथड डिफरेंट है पिछली बार से। ठीक है, दो ही मेथड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, या तो पिछला वाला या तो ये वाला। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3q माइनस q रूट 5 इज इक्वल टू p, है ना। आपको क्या करना है, आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, बल्कि ये भी करने की जरूरत है नहीं, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप तो ऐसे कर दो कि 3 माइनस p बाई q इज इक्वल टू रूट 5। आप रूट 5 को बाकियों के टर्म्स में, मतलब जो इर्रेशनैलिटी क्रिएट करने वाली चीज है, वो तो आपको पता है भाई देख करके कि रूट 5 आपका इर्रेशनैलिटी क्रिएट करेगा। तो रूट 5 को, ठीक है, बाकियों के टर्म्स में लिखने की ट्राई करो। तो यहां पे हमें पता चला कि रूट 5 कैन बी रिटन एज दिस, विच मीन्स कि रूट 5 इज इक्वल टू 3q माइनस p डिवाइडेड बाई q, है ना। ठीक है, इतना रूट 5 इज इक्वल टू 3q माइनस p डिवाइडेड बाई q। अब यहीं पे आपको सबसे पहले दिख गया कि अगर आपका p और q इंटीजर था तो 3q भी इंटीजर होगा, माइनस p करोगे तो एक इंटीजर ही आएगा, नीचे भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो रूट 5 इधर लिखा है और इधर क्या पता चल रहा है, सम इंटीजर बाई इंटीजर। ठीक है, मतलब कि ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो गई, रैशनल हो गई ना भाई। रूट 5 आपका इधर था और इधर आपने क्या बना दिया, एक रैशनल चीज बना दी। तो ये हमें पता चलता है कि इफ p एंड q आर इंटीजर्स, जो कि हमारा ओरिजिनल एजम्पशन है, देन RHS राइट हैंड साइड इज रैशनल। राइट हैंड साइड इस केस में आपका कैसा होगा, रैशनल होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड इज रैशनल, PQ आर इंटीजर, देन राइट हैंड साइड इज रैशनल। वाइल लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ठीक है, वाइल लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल। अब अगर कोई कहता है कि भाई ये रूट 5 क्यों इर्रेशनल है, तो आप जैसे रूट 2 को आपने प्रूव करके दिखाया है वैसे ही रूट 5 को भी प्रूव करके दिखा दीजिए कि रूट 5 हमारा इर्रेशनल है। तो ये क्वांटिटी रैशनल है, ये क्वांटिटी इर्रेशनल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वालिटी यहां क्रिएट हुई है, ये इक्वालिटी गलत क्रिएट हो गई। मतलब जो हमारा ओरिजिनल एजम्पशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये इक्वालिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज RHS इज रैशनल व्हाइल LHS इज इर्रेशनल। ठीक है, सो आवर ओरिजिनल एजम्पशन, ठीक है, सो आवर ओरिजिनल एजम्पशन इज रॉन्ग। ये आपका एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है कि ये क्वांटिटी आपकी कैसी थी, रैशनल थी। ठीक है, अब LHS इर्रेशनल है, वो बात मैंने यहां प्रूव करके नहीं दिखाई है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीज हमने पिछले क्वेश्चन में यही करी थी। ठीक है, तो यहां पे RHS आपका रैशनल और LHS इर्रेशनल है, इसका मतलब कि ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करनी चाहिए थी, बट ये होल्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिनली जो चीज एज्यूम करी होगी दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मेथड
आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, कुछ हमें एज्यूम करना है जो कि एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है, और उसको प्रूव करते हुए आगे आना है। ठीक, आगे जाकर के हमें दिखाना है कि ये बात एक्चुअली होल्ड नहीं कर सकती, दैट मीन्स हमारा ओरिजिनल एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इर्रेशनैलिटी के लिए प्रूफ्स करते हैं। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी वाला पोर्शन बस इसी दो मेथड्स के साथ यहीं पे हम एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और ये सारी चीजें राइट डाउन कर लीजिए अगर आपने समझ ली हैं तो, अदरवाइज अगर नहीं समझी हैं तो एक बार रिवाइंड करके आप फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज क्या है, तो कुछ हम जैसे अगर कोई इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, मतलब बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं बट एक बार को अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई इर्रेशनल नंबर है तो उसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होगा वो भी कैसा होगा, इर्रेशनल ही होगा। ठीक है भाई, √5 अगर इर्रेशनल है तो -√5 भी कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। रूट के अंदर -5 नहीं कह रहा मैं, -√5 कह रहा हूं। ठीक है, तो पहला तो यही है कि आपके पास अगर कोई भी इर्रेशनल क्वांटिटी है तो उसका नेगेटिव भी एक इर्रेशनल क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सी बातें हो गई। ठीक, तो सपोज -√5 है, ठीक है, 17⁻⁴ का नेगेटिव कर दो तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, मतलब इर्रेशनल ही आएगा। -√2 + √3 ये भी कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट, अगर आप दो मतलब दो इर्रेशनल क्वांटिटीज हैं सपोज, ठीक, दोनों इर्रेशनल क्वांटिटीज का आप सम करते हो तो दोनों का सम जो है आपका कैसा होगा, दोनों का सम आपका इर्रेशनल होगा या फिर, ठीक है, रैशनल भी हो सकता है। कैसे, अपन क्या बोल रहे हैं सबसे पहले स्टेटमेंट, सम और डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल क्वांटिटीज, इर्रेशनल नंबर्स, मे बी रैशनल। मे बी रैशनल मतलब इर्रेशनल तो हो ही सकता है लेकिन ये रैशनल भी हो सकता है। जैसे अगर आप मान लो ले लेते हो दो नंबर्स ऐसे, एक नंबर लिया 3 + √5 जो कि रैशनल है, सॉरी इर्रेशनल है, और दूसरा एक और नंबर तुमने ले लिया 2 - √5। ठीक है, सपोज ये A और ये B, दोनों इर्रेशनल है, बट अगर दोनों का हम सम करते हैं तो दोनों का सम कैसा आएगा, A + B की अगर हम बात करें तो इन दोनों का सम आएगा कितना, 5, जो कि एक रैशनल क्वांटिटी है। ठीक है, तो दो इर्रेशनल क्वांटिटीज थी बट उन दोनों का सम कैसा आया, उन दोनों का सम आपका एक रैशनल क्वांटिटी आ रही है। ऐसा ही आप ले सकते थे ये भी कि मान लो A तुमने ले लिया √3, B ले लिया -√3 और दोनों का सम क्या होगा, फिर A + B 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा कह सकते हैं ये भी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी। तो दो इर्रेशनल क्वांटिटीज का सम आपका रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। इर्रेशनल कैसे, अगर A को मान लो मैं √3 लूं और B को मैं ले लेता हूं √2। ठीक है, अब दो A + B करो, क्या आएगा, एक इर्रेशनल क्वांटिटी ही आएगी, बिकॉज A + B विल बी √3 + √2। तो सम या डिफरेंस की बात करें तो दो इर्रेशनल नंबर्स का सम आपका रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, सेम थिंग आपका प्रोडक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर आप दो इर्रेशनल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी आपका रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल, ठीक है, नंबर्स मे बी रैशनल। अब ये आप खुद से सोचो थोड़ा कैसे आएगा ये, तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। दो इर्रेशनल नंबर्स अगर हम √3 और √3 ले लेते हैं और दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो प्रोडक्ट कितना आएगा, अगर ये A है आपका, ये B है आपका, तो आपको मिलेगा AB = 3, जो कि आपकी कैसी क्वांटिटी है, रैशनल है। दोनों का रेशियो लोगे A/B = 1, वो भी कैसा क्वांटिटी है, रैशनल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर A = √3 और B = आप √5 ले लो तो आपका AB कैसा मिलेगा, आपको इर्रेशनल मिलेगा।
a इंटू बी आपको कैसा मिल जाएगा ऐसे केस में, इर्रेशनल मिल जाएगा, a इंटू बी इज इर्रेशनल। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दो रैशनल मतलब फोर्थ अगर एक तरीके से मैं कहूं कि एक रैशनल और एक इर्रेशनल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इर्रेशनल विद रैशनल विल क्रिएट, कैसा रहेगा भाई, एक रैशनल नंबर है सपोज 2/3, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, √2 से, तो कैसी क्वांटिटी क्रिएट होगी, 2/3 को √2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अच्छा रैशनल के केस में मैं कहूंगा कि मतलब रैशनल वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, विद, बल्कि ऐसे कह लें, रैशनल ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे नॉन जीरो, भाई जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब कुछ जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, ये रैशनल क्वांटिटी को जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो जीरो हो ही जाएगा। लेकिन उसके अलावा बाकी केसेस में अगर देखें तो किसी इर्रेशनल को अगर रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा नंबर देगा, इर्रेशनल। ठीक है, बिकॉज एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा 2/3 को अगर आपने √2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल गिव यू 2√2/3। ठीक है, 2√2/3 विच इज इर्रेशनल क्वांटिटी। ठीक है, और सेम चीज आपका एडिशन पे भी अप्लाई होगा। एडिशन के लिए भी हम एक बार को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं, तो एक बार पॉज करके आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर दीजिए। जीरो को मैंने अलग से इसलिए हाईलाइट कर दिया है कि जीरो के साथ तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर तो आउटकम आपका जीरो ही आने वाला है, जो कि एनीवे रैशनल क्वांटिटी होती। ठीक है, तो एक और लास्ट केस आपका फिफ्थ, एक तरीके से कि अगर आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो किसी एक रैशनल नंबर का किसी एक इर्रेशनल नंबर के साथ, ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विद इर्रेशनल, ठीक है, विल गिव, अब रैशनल अगेन आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, रैशनल आपका अगेन कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और वैसे इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी विल गिव इर्रेशनल क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका कैसा होना चाहिए, विल गिव इर्रेशनल। जैसे अगर आप लेते हो 3 और उसमें से आप कहते हो कि ए आपका 3 है, बी आपका -√5 है, तो दोनों का सम आपके पास 3 -√5 होगा, जो कि आपकी ऑब्वियसली कैसी क्वांटिटी है, एक इर्रेशनल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके के आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीएम में इर्रेशनल नंबर्स का क्या रोल है, रैशनल और इर्रेशनल होने का क्या इंपॉर्टेंस है, और इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।